हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में एसआईपी करें या फिर अपने घर की ईएमआई पेमेंट करें। बहुत बार आपने ये टॉपिक सुना होगा। यूट्यूब में तो आपने कितने वीडियोस देखे होंगे। मैंने भी बहुत वीडियोस देखे इसके बारे में यूट्यूब में, बट मोस्टली जो मैंने वीडियोस देखे मुझे बहुत ज्यादा फ्लॉड लगे। और मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए बहुत जरूरी लगा क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जो अगर आप गलत लोगे तो हो सकता है इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर लाइफ लॉन्ग रहे और रिग्रेट भी हो बहुत सारे केसेस में। तो देखिए, सोशल मीडिया में क्या है ना, या फॉर दैट मैटर यूट्यूब में जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं उनमें क्या है, जो आपकी करंट स्टेट है ना, जैसे आप एग्जिस्टिंग स्टेट में उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हो भाई बहुत सही कर रहे हो, करते रहो, जिसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है वो काम भी कर रहे हो तो बहुत सही कर रहे हो। तो लेकिन देखिए, मेरा काम वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम खुश करना नहीं है किसी को। मेरा काम है कि आपको जो हार्श रियलिटी है लाइफ की, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है या मैंने जो दूसरों के थ्रू ऑब्जर्व करी है, वो आपको बताना, ना कि आपको जो सही आप गलत भी कर रहे हो उसको सही बोलना। मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, देखिए इस टाइप के डिस्कशंस में क्या होता है, जब भी आप देखना यूट्यूब में या सोशल मीडिया में या कहीं भी, एक आपको लॉजिक दी जाती है जो कि बहुत ही बेहद गलत है। ठीक है, क्या लॉजिक दी जाती है? देखिए, लॉजिक ये देंगे, यार देखो ऐसा है, अगर तुम घर लेने जाओगे ना तो घर की तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब तुम्हें लेट से 1 करोड़ का घर है तो 20% तुम्हें डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तब 80% बैंक लोन देगा। तो 20% डाउन पेमेंट, 1 करोड़ की मान लो 20 लाख डाउन पेमेंट हो गई। और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ होगी 6.5%, तो 6.5 लाख वो हो गया। कुछ इंटीरियर में लगेगा, मान लो 4 लाख 5 लाख, 30 लाख रुपए आपको देने हैं। पहली चीज तो ये। अब क्या बोला जाएगा, अगर आप यही रेंट पे रहो तो आपको क्या पे करना है, केवल रेंट पे करना है। यहाँ पे आपको ये 30 लाख पे करना है जो इनिशियल कॉस्ट है, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और आपका इंटीरियर की, और ऊपर से ईएमआई भी पे करना है। और ये तो कॉस्ट है ही है फर्स्ट टाइम, ईएमआई भी जो है वो आपका रेंट से ज्यादा है। तो क्या बोला जाएगा, देखो ऐसा है ना यार, ये तो बहुत ज्यादा है। एक काम करो, जो तुम पैसा यहाँ लगा रहे हो 30 लाख जो मैंने बताया इनिशियली, वो तुम म्यूचुअल फंड में लगा दो। और जो डिफरेंस है, जो जो तुम अगर रेंट पे रह रहे हो, ईएमआई नहीं पे कर रहे हो, तो ईएमआई माइनस रेंट का जो डिफरेंस है वो भी एसआईपी कर दो। बहुत पैसा होगा, ये अरबपति, खरबपति, करोड़पति 20 साल में बन जाओगे। उसके बाद जो है तुम घर लेना। तो ये लॉजिक आपको बताया जाता है। तो देखिए, मैं एक तो चीज स्टार्ट करता हूँ कि बहुत ही सिंपल चीज बताता हूँ मैं आपको। देखिए, घर ना एक एस्पिरेशन होती है, किसी भी आदमी की घर एक एस्पिरेशन होती है। मतलब वो आपकी लाइफ का एक तरीके से सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। आप खुद सोचो, आपकी लाइफ में आप सबसे बड़ा परचेस क्या करोगे या क्या किया होगा आपने अपनी लाइफ में? गाड़ी नहीं होती है, घड़ी नहीं होती है, घर होता है। ठीक है। अब क्या है, अब आप अगर उस चीज को 20 साल डिले करो, जैसा कि आपको ये लोग बोल रहे हैं कि एसआईपी करो 20 साल बाद दो, तो आप जो ये अपना सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ एस्पिरेशन है, इसको 20 साल से डिले कर रहे हो। तो जो आपको आज मजा आएगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं है। वो हो सकता है 20 साल बाद आपको मजा ही आना बंद हो जाए। मतलब आप उस एज में जब आपको लगे ठीक है यार, घर ले लिया, क्या ही बड़ा बात कर दी, क्या ही कर दिया हमने बहुत बड़ा। और बीवी बच्चे अलग कहेंगे कि यार देखो पापा, हम तो ये 20 साल में हम तो रेंट पे ही रहते हैं, उसके पापा देखो घर दिला रखा है उनको, ये कर रखा है, अब हम ही क्या शिफ्ट करते रहे इधर से उधर, एकदम बैग वैग टांग के सब चलो दूसरे के घर, अगर किराएदार ने निकाल दिया। और होता भी है। देखिए, आपका टेनेंट, आपका जो लैंडलॉर्ड है, अगर उसके दिमाग में एक दिन आया कि घर में मान लो लड़ाई करके आया है, बीवी से लड़ाई हो गई, बच्चे चिल्ला रहे हैं, या कोई नया टेनेंट मिल गया उसको, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने कहा रेंट में बढ़ाता हूँ, बढ़िया 10 15 20% बढ़ाता हूँ, तो क्या करोगे आप? उसके हाथ में है राइट वो। तो या तो भैया आप कहो कि ठीक है हम शिफ्ट करेंगे इधर, कोई हमें मतलब नहीं, हम तो बैरागी टाइप के हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। वो कौन सी मूवी थी, स्वदेश थी ना, जिसमें वो एक ट्रक के बगल में बाबा जी गाना गाते, यूं ही चल रही। या तो उस टाइप के बन जाओ कि कोई मतलब ही नहीं भैया, जो होगा देखा जाएगा कल का कल, घर वाले परेशान है, कोई बात नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम इधर से उधर शिफ्ट करते रहेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वैसे नहीं चलती है ना लाइफ।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि घर एक एस्पिरेशन होती है। रोटी कपड़ा मकान आपको पता होगा, मूवी थी एक, तो उसमें भी यही था कि भाई एक आदमी को कि जो बेसिक इसेंशियल्स होते हैं वो रोटी कपड़ा मकान होते हैं। अब होते हैं तो होते हैं, इसमें तो आपने देखा होगा, जिनको पता है, मैस्लो का जो पिरामिड होता है उसमें भी बोला जाता है कि ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती है सर्वाइवल के लिए, बहुत इसेंशियल होती है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है कि रोटी कपड़ा मकान ये तीनों बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हम क्या गिव अप कर रहे हैं, अगर हम 20 साल बाद दे रहे हैं मकान, मकान गिव अप कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपनी एस्पिरेशन गिव अप कर रहे हैं, जो कि 20 साल बाद हो सकता है एज ना हो एंजॉय करने वाली, बीवी बच्चे भी हो, ठीक है अब इतना तो रह ही लिए, उनको भी मजा ना आए लेने में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस बारे में डीपली सोचो जो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा देखिए, अब क्या है, मोस्ट केसेस में, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा भी होगा, जब आप 20 साल बाद अपना लेट से माइंड बना लिया आपने, मैं 20 साल बाद ही लूंगा, तब ऐसा होगा आप 20 साल बाद फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होगे कि आप घर ले पाओ। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ये वाला जो लॉजिक इतना ज्यादा फ्लॉड है जो बोलते हैं ना कि एसआईपी कर दो 20 साल बाद घर ले लेना। कैसे, देखिए आपने मान लो घर लिया, ठीक है, अगर आप घर लेते हो तो आपके क्या क्या पेमेंट्स जाएंगे, आपका घर का डाउन पेमेंट 20% लेट से, रजिस्ट्रेशन 6.6% और आपका इंटीरियर। तो लेट से 1 करोड़ का घर है तो आपका इन सबको जोड़ के 30 लाख हम मान लेते हैं करीब करीब आपके पास बचता है। तो जो आदमी घर नहीं ले रहा है उसके पास 30 लाख बचा, प्लस क्या बचा, क्योंकि ईएमआई ज्यादा होती है थोड़ी इनिशियली, तो ईएमआई माइनस रेंट वो मंथली इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए क्या है, ये अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट भी करोगे ना, तो ये अमाउंट कंपेयर टू रियल एस्टेट का टिकट साइज जो 1 करोड़ का घर है उसके कंपैरिजन में काफी कम होगा ये अमाउंट। तो और आप इसको लेट से ये 15% से भी बड़ा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपका, जो कि अच्छा फिगर है आफ्टर टैक्स बता रहा हूं मैं, 15% में बढ़ा, ये अगर रियल एस्टेट आपका 10-11% पे भी बढ़ गया, क्योंकि ये इतने बड़े टिकट साइज में बढ़ रहा है, तब भी आपका ये इन्वेस्टमेंट कैचअप नहीं कर पाएगा उससे। तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपने पूरी शिद्दत से एसआईपी 20 साल लग के करी, अरे फलाने इन्फ्लुएंसर ने बोला था एसआईपी करो, हुआ क्या 20 साल बाद, फिर वही आप घर नहीं ले पाए। तो अब उसको कहाँ पकड़ने जाओगे, वो तो हो सकता है बढ़िया अपना कहीं बंगला वंगला लेके रह रहा होगा। ये आपकी गलती, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कोई भी चीज फॉलो कर ली। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए बताता हूँ, क्या होता है कि रेंट भी आपका ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा, ठीक है। लेट से रेंट आपका 10% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, हम अज्यूम करते हैं। तो अभी अज्यूम करते हैं, देखिए 10% क्या और ज्यादा भी बढ़ सकता है, काफी ज्यादा उससे, लेकिन मैं मानता हूँ बड़ा रेंट आपका लेट से। तो क्या होगा, जैसे जैसे ईयर ऑन ईयर रेंट बढ़ता जाएगा, आपका जो ये अमाउंट है ना जो आप मंथली लगा रहे हो, ईएमआई माइनस रेंट, वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि रेंट बढ़ता गया इस फिगर में, तो ये अमाउंट कम होगा। ये अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, आप इन्वेस्ट कम कर पाओगे मंथली, एसआईपी आपकी कम होगी। फिर अगेन 20 साल बाद, क्योंकि आपने कम इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट फिर रियल एस्टेट के प्राइस को कैचअप नहीं कर पाएगा, फिर घर नहीं ले पाओगे। और भैया रेंट में क्या होता है, रेंट तो कहने की बात है 10%, मान लो आपके कॉन्ट्रैक्ट में 10% लिखा है, लेकिन लैंडलॉर्ड, जैसे कोविड में आप देख लो, कोविड में घर नहीं चले रेंट, उसके 2-3 साल बाद क्या किया, कितनी ज्यादा भयंकर हाइक्स हुई है, मैं देखा है मैंने। 30-30 हजार में जो लोग रह रहे थे उनका रेंट रातों रात 48-46,000 कर दिया गया। तो अब क्या कर सकते हो, देखिए रेंट में यही एक प्रॉब्लम है। रेंट में क्या हो रहा है ना, आप अपने लैंडलॉर्ड के ऊपर रिलाय कर दो। अब लैंडलॉर्ड का मान लो उसको बढ़िया कुछ और टेनेंट मिल गया, उसके दिमाग में कुछ आया, पता नहीं भगवान जाने क्या, उसने बढ़ा दिया, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं देखे, 20% बढ़ा दिया रेंट, क्या करोगे आप, या तो दो या फिर आप इधर उधर जाओ, शिफ्ट करो, फिर इधर रहो, क्योंकि भैया दूसरा लेने के लिए है वहां पे घर। लेकिन ईएमआई में क्या होता है, ईएमआई जो आप घर के लिए दे रहे हो उसको रेगुलेट करती है आरबीआई। आरबीआई का रेपो रेट से लिंक्ड होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का, जो आपका ईएमआई डिसाइड करता है। तो अब गवर्नमेंट ऐसे एक दिन वन फाइन डे सो के नहीं उठेगी कि भैया हम जो है रेपो रेट ही बढ़ा देंगे 100%, तो आपका ईएमआई भी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। वो ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, सब कुछ सोचा समझा, तो वहां पे रिलायबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, बहुत ही मजेदार। आप ना अपने घर में जाओ, अपने मम्मी पापा को बोलो कि मैं घर लेने जा रहा हूँ, और जो भी हो सके आपसे, आप उनसे बोलो कर दो भाई, वो कर देंगे आपकी हेल्प। आप लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करो, आप उनको फिर बोलो यार ऐसा है ना, मैं ना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाह रहा हूँ,
SIP करना चाह रहा हूँ, स्टॉक्स लेना चाह रहा हूँ, कोई नहीं आपकी हेल्प करने वाला। तो ये प्रैक्टिकल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी आपको काफी असिस्टेंस मिल जाती है। और रियल एस्टेट में देखना, आप आपके पेरेंट्स नहीं, अगर आपकी वाइफ है उनके पेरेंट्स भी हेल्प करेंगे। और यही म्यूचुअल फंड के लिए बोलो, कोई नहीं हेल्प करेगा, सब टाटा बाय बाय कर देंगे, जाओ भैया अपने आप लगाओ पैसा। ठीक है, तो ये पेरेंट्स का सपोर्ट। अब देखिए क्या गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है आपको रियल एस्टेट में। कैसे? व्हाट इज द चीपेस्ट लोन? कौन सा लोन ऐसा है जो आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है? आज की डेट में होम लोन 7.45% के करीब करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। तो होम लोन सबसे चीपेस्ट लोन है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को। ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक और तरीके से कैसे सपोर्ट है, आप बैंक के पास जाओ, आप बैंक से बोलो मुझे रियल एस्टेट खरीदना है, वो बोलेगा ठीक है सर, आप 20% डाउन पेमेंट कर दो, 80% हम सैंक्शन कर देंगे। कई बार 90-10 भी होता है, आपको 10% देना, बैंक 90% दे देगा। लेकिन आप यही बैंक से बोलो भैया ऐसा है, हम ना रियल एस्टेट नहीं ले रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं 20 लाख दे रहा हूँ, अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तो आप बोलो बैंक में जाके, और उनसे बोलो मुझे 80 लाख दे, तो मैं देखता हूँ कौन सा बैंक देता है आपको 80 लाख से इन्वेस्ट करने के लिए। अगर देगा भी मान लो आपको, तो वो ऐसा होगा कि वो पर्सनल लोन की तरह देगा। ये जो रियल एस्टेट में 7.45% पे आपको मिल रहा है, या 8-8.5% में मिल रहा है, नहीं, वहां पे आपको देगा वो लोन। अगर दे भी देगा म्यूचुअल फंड में, तो आपको 11, 12, 13, 14% पे देगा, फिर वो पर्सनल लोन की तरह। तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट जब करे, और देखिए हम ना बड़ी कन्वीनियंटली अपने हिसाब से चीजों को वो कर लेते हैं। कैसे? हमको क्या लगता है सरकारी चीज बहुत अच्छी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट है तो बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट सपोर्टेड, तो भैया रियल एस्टेट भी तो गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो what, क्या एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हमें रियल एस्टेट नहीं लेना चाहिए, आप मुझे बताओ। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पेरेंट्स भी हेल्प कर रहे हैं, इतने सारे एडवांटेजेस हैं आपको, तो क्यों नहीं लेना? दैट इज माई क्वेश्चन। ये बहुत डीपली सोचने वाला पॉइंट है। एक और चीज बताता हूं आपको, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। लेट से कोई आदमी है, वो कहता है कि मैं चलो रेंट पे रहूंगा स्टार्टिंग की, उसने पहले डिसाइड कर लिया मैं 20 साल बाद कर लूंगा। अच्छा, 4-5 साल बाद उसको दिमाग आया यार कि अब तो ले लेना चाहिए, कैसे ले, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज रहेगी कि यार मैंने 4-5 साल तो इतना ज्यादा रेंट दे दिया, अब मैं छोड़ो, अब रेंट पे ही रहता हूं, तो नहीं ले पाएगा। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में टाइमिंग, कि आप सही से टाइम करके घर ले लो टाइमली, वरना हो सकता है आप ना ले पाओ, अनअफोर्डेबल ही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अब कुछ लोग बोलेंगे, जैसे मैंने आपको रेंट का पॉइंट बताया कि रेंट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, मान लो लैंडलॉर्ड ने बहुत रेंट बढ़ा दिया आपका, कुछ लोग बोलेंगे अरे हम तो शिफ्ट कर जाएंगे इधर उधर। तो भैया शिफ्टिंग भी बहुत आसान काम नहीं है, बहुत हेडेक वाला काम है शिफ्टिंग। यहाँ से अपने सामने रख के सामान पैक करवाओ, फिर उसको शिफ्ट करवाओ, फिर वहां जाके अनपैक करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, सुना होगा आपने यूट्यूब वीडियोस में कि एसेट लाइट रहेंगे, नई चीज आई एसेट लाइट, मतलब क्या, घर में कुछ नहीं, खाली घर रखेंगे। अरे भैया, तो खाली घर रखना तो किस चीज के लिए कमा रहे हो? फिर घर भी खाली रखो, खाना भी, थाली भी खाली रखो, कपड़े भी कम ही पहनो, तो मतलब ये सोल्यूशन नहीं है ना। अच्छे से रहना है तो आपको कुछ चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि भाई अगर लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया तो हर दिन, हर 6 महीने में शिफ्ट कर गए, कुछ प्लानिंग रहती है। और देखिए मैं एक और चीज बताऊं आपको, देखिए जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है इसमें। आप बड़े लोगों को देखो, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, वो ट्रेंड्स देखिए आप। बड़े लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई वो तो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं करना। लेट से एक बहुत बड़ा आदमी है, करोड़पति अरबपति जो भी है, उसने कहा कि यार मैं ना अभी नहीं इन्वेस्ट करूंगा, पर लेकिन उसको फिर अकल आई कि यार इन्वेस्ट कर देना चाहिए, उसने 20 साल बाद किया। वो अफोर्ड कर सकता है क्योंकि उसके पास उतना पैसा है। लेकिन आप अगर ये गलती कर दो तो आप शायद नहीं अफोर्ड कर पाओगे 20 साल बाद। दैट इज माई पॉइंट। अब आप देखो, अभी आपको पता होगा एक बहुत बड़े कंपनी के फाउंडर सीईओ ने बहुत बड़ी जगह में फ्लैट फ्लैट लिया है, 50 समथिंग करोड़ का। तो आप देख रहे हो ये ट्रेंड क्या, अगर आपको पता हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में कौन है वो। तो ये ट्रेंड्स देखिए आप, उस हिसाब से आप सोचो, एनालिसिस करो कि क्या हो रहा है आपके अराउंड, फिर अकॉर्डिंगली आप स्टेप्स लो। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो में मैंने आपके साथ फाइनेंशियल और इमोशनल एस्पेक्ट्स दोनों ही रियल एस्टेट के लिए कवर किए। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इमोशनल वाले पार्ट में थोड़ा सा एक्सटेंड करते मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए मैंने आपको बोला ना रेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है ईयर ऑन ईयर।
एक टाइम ऐसा भी आएगा जब रेंट ईएमआई के बराबर हो जाएगा। तो जो आदमी रेंट पे रह रहा था, लेट्स से इसने घर नहीं लिया, वो कहेगा यार मेरा रेंट तो दूसरे मेरे दोस्त के बराबर आ गया जिसने ईएमआई ले रखा है घर का। तो वो रिग्रेट वाला फेज होता है। वो सोचेगा यार कुछ साल पहले तो मैंने इसलिए नहीं लिया घर क्योंकि ईएमआई इतना ज्यादा था। अब क्या हो रहा है, ईएमआई और रेंट दोनों बराबर है, और मे बी नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड उसके बाद वाले सालों से रेंट और भी बढ़ने लग जाए। तो वो रिग्रेट वाली स्टेज होती है। इसलिए आपको अपनी रियल एस्टेट परचेज बहुत टाइम पे और ध्यान से प्लान करनी है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिलहाल जो है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे फिलहाल मैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ अपने रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट और ऑल वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी ओनली फॉर योर लिविंग पर्पसेस। अच्छा एक चीज और, जो आपको बोला जाता है ना एसआईपी एसआईपी एसआईपी, देखिए एसआईपी 20 साल तक जो बोल रहे हैं वो आसान नहीं है करना, उसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए। और आपका डिसिप्लिन ब्रेक होने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। कैसे, देखिए आप जाओ एसआईपी, म्यूचुअल फंड एसआईपी में या किसी भी एसआईपी में, वहां पे आप स्टॉप प्रेस करो, तुरंत स्टॉप हो जाएगी एसआईपी। आपको रिडीम करना है पैसा, रिडीम प्रेस करो, तुरंत रिडीम हो जाता है पैसा। तो इजी नहीं है डिसिप्लिन वो मेंटेन रखना। तो अगर आप नहीं कर पाओगे वो काम, तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होगा क्योंकि आपने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी बीच में। 20 साल में बहुत बड़ा टाइम होता है 20 साल। और अगर आपने स्टॉप करी एसआईपी या रिडीम किया पैसा, तो अगेन आपका कॉर्पस जो है, जो आप सोच रहे हो 20 साल में इतना होगा कि आप घर ले पाओगे, वैसे भी नहीं ले पा रहे थे आप, और इस वजह से और नहीं ले पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना। और देखिए मेरे जानने वाले हैं जिनमें मैंने देखा भी है जिनको, कि उनके साथ क्या सिचुएशन है कि उनके जब कोई काम नहीं आया तो एक ही चीज काम आई, वो था उनका खुद का घर, जो उन्होंने 10 से 15 साल पहले लिया था। कोई सगे संबंधी रिश्तेदार दोस्त कोई काम नहीं आया, ओनली वो घर काम आया जो उन्होंने शायद 15 साल पहले लिया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपके खुद के घर की, स्पेशली आफ्टर सर्टेन स्टेज इन लाइफ। आपकी फैमिली है, बच्चे बच्चे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस स्टेज पे घर को लेना। अब देखिए क्या है, मैं आपको ब्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा वेव फैली ना, ये एसआईपी कर लो, वो एसआईपी कर लो, ये सही है वो सही है, कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार आप सोए हो जाओगे, मेरे साथ भी ऐसा, मुझे भी लगा यार पॉइंट ही क्या है घर लेने का, यार इतना बढ़िया सब चल रहा है। फिर लकीली बातें समझ में आई, टाइमली समझ में आ गई, और मतलब कम से कम बेटर लेट देन नेवर बोलते हैं ना, तो टाइमली चीजें हो गई फिर भी। तो मैं वही चाहता हूं कि आप भी वो मिस्टेक मत करो, टाइमली ये चीजों को समझ जाओ। अब देखिए कुछ लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है हम सब समझ गए, बढ़िया घर ले लेंगे, बहुत सही बढ़िया, लेकिन ये तो बताओ, बोलेंगे हमारी जॉब इस नेचर की कि हमें इधर जाना पड़ सकता है, कल को जॉब उधर लग सकती है, तो क्या करें। तो भैया कुछ नहीं करना है, आप एक देखिए अपने कंट्री में घर लेना सही रहता है। आप अपने कंट्री में एक जगह ऐसी चुनो जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको मजा आता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, जहां पे आपको दिख रही है आगे चल के जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहां पे घर ले लो। अगर मान लो अब क्या होगा, अगर मान लो आपका कहीं और ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफरेबल टाइप की जॉब है, तो भैया इसको रेंट पे चढ़ा देना। अब अच्छी जगह पे है, अच्छा बिल्डर का भी ले लोगे तो अच्छा रेंट आएगा, ठीक है। वहां जहां रहोगे वहां का रेंट इसके रेंट से कॉम्पेंसेट हो जाएगा। दूसरी चीज कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये बताओ यार अगर हम ईएमआई नहीं दे पाए तब क्या होगा। अरे भैया ईएमआई कब नहीं दे पाओगे आप, तब नहीं दे पाओगे ना जब आपकी जॉब नहीं होगी। अरे जॉब कितने टाइम में, 2-3 महीने नहीं होगी, अप्लाई करोगे मिल जाएगी। और तब तक के लिए इमरजेंसी फंड रखो, कुछ इमरजेंसी फंड से अपना ईएमआई पे करना है। अब फिर अगेन कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं, अगर हमें जॉब ही नहीं मिली, अगर हमें मतलब कंपनी ने ब्लैक लिस्ट ही कर दिया, सब कंपनी ने बोला नहीं इसको जॉब नहीं देंगे, तो अब देखिए ऐसा है कि नेगेटिव सोचोगे तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर नेगेटिव सोचना है तो कोई ना कोई बहाना निकल ही आएगा कुछ काम नहीं करने का, ठीक है। बट स्टिल अगर ये भी आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं मिल रही जॉब, तो देखो ऐसा है कि बैंक ने जब आपको लोन दिया है घर लेने के लिए, तो आपका घर कोलैटरल रखा है, मतलब वो चाहे तो उसको सीज कर सकता है अगर आप लोन ना पे करो। तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, मतलब कि बैंक आपका घर ही लेगा, मतलब ऐसा हो नहीं कभी, बट एक वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मैंने काफी ज्यादा डिटेल में कवर किया, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। डिटेल मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। मैं एसआईपी के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद एसआईपी करता हूं, ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है, अगर आपको अपनी पसंद का घर, अपनी रिक्वायरमेंट का घर मिल जाता है, लेटस से आपको दिखता है कि अच्छा इतने टाइम बाद मेरी फैमिली होगी, मेरे को 3 BHK चाहिए, घर दिख रहा है, सही दिख रहा है, आपके पास फंड्स भी हैं डाउन पेमेंट करने के, लेट से रजिस्ट्री करने के, डाउन पेमेंट करने के, इंटीरियर करवाने के, और आपके पास मंथली ईएमआई देने लायक भी पैसा है,
उस केस में मैं बोल रहा हूं कि रादर देन आप इसको छोड़ दो घर को और एसआईपी में इन्वेस्ट करो, आप पहले घर में इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप अपना एसआईपी में पैसा डालो। क्योंकि आप अगर बचा हुआ पैसा नहीं डालोगे एसआईपी में, इन्वेस्ट नहीं करोगे कहीं पे म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी स्टॉक में, तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी है, वो तो आपको करना ही चाहिए। बट पहली प्रायोरिटी आपकी घर होनी चाहिए, तब जब आपको पता है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट, आपको ये पसंद आ गया, आपके पास फंड्स हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करे रियल एस्टेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके अलावा भी कई चीजें गवर्नमेंट जहां पे सपोर्ट करती है रियल एस्टेट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके कैपिटल गेन्स हैं, लेट से फ्रॉम आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो या आप कोई म्यूचुअल फंड भी बेचते हो, तो रियल एस्टेट ही एक एसेट क्लास है जिसमें अगर आप वो कैपिटल गेन्स लगाओगे तो आपको उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पड़ेगा। तो जब हर जगह से इतना सपोर्ट है रियल एस्टेट को, तो आप उस चीज का एडवांटेज क्यों नहीं उठाते, इज माय पॉइंट। तो ये सब जरूर सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, और कितना प्रैक्टिकल लगा आपको वीडियो, कितना मजा आया, कितना समझ में आया, कितना आप रिलेट कर पाए, मुझे जरूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया हो, फिर बोल रहा हूं, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तभी सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे मेरे नए वीडियोस आएंगे, जो कि बहुत रेलिवेंट होंगे और आपको टाइमली देखने चाहिए और बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। So I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Take care. Stay safe.